नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की एक अहम बैठक हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। यह बैठक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दृश्य देखिए, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे क्योंकि वहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बीजेपी मुख्यालय का नजारा कुछ इस तरह से था। दरअसल G20 की सफल कामयाबी के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। ये दरअसल G20 जिस तरह से कामयाब हुआ उसको लेकर के जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भारी तादाद में पहुंचे। ये बीजेपी मुख्यालय के दृश्य आप देख रहे हैं और वहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया, अभिवादन स्वीकार किया। बीजेपी के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने सबने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, फूल उनको दे करके स्वागत किया। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि आज दरअसल बीजेपी मुख्यालय में आज का दिन खास इसलिए हो गया क्योंकि G20 का जो सम्मेलन था वो बेहद कामयाब रहा और इसका श्रेय पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए और वहाँ पर भी जो है चर्चा की शुरुआत में G20 की जो है चर्चा हुई और चुनाव समिति की अब ये बैठक चल रही है। तो एक बैठक ये है, 24 की तैयारियां कह सकते हैं। हालांकि अभी जो बैठक हुई है वो अभी जो विधानसभा चुनाव है उनके ऊपर फोकस है, लेकिन एक तरह से 24 की तैयारियां शुरू हो गई हैं क्योंकि ये जो चुनाव होंगे इन चुनावों का कहीं ना कहीं सीधा संबंध 24 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ लोग इसको 24 का सेमीफाइनल भी कहते हैं। तो एक तरफ बीजेपी मुख्यालय में बैठक, तो दूसरी तरफ आज जो विपक्षी इंडिया अलायंस है I.N.D.I.A, ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस, आज इसकी भी बैठक हुई है शरद पवार के घर पर। और जो तमाम जो समन्वयक बनाए गए थे कोऑर्डिनेट करने के लिए, जिन नेताओं को इस समिति में शामिल किया गया था, आज वो सब इस बैठक में शामिल हुए। दो लोगों को छोड़कर, एक तरफ टीएमसी से कोई नेता शामिल नहीं हुआ तो दूसरी तरफ CPIM भी इस बैठक में नहीं थी। तो इसको लेकर भी तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं और इस बैठक में क्या हुआ इसके बारे में अब तक कोई ठोस जानकारी जो है नहीं दी गई है। ये बताया गया कि आगे किस तरह से समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो और किस तरह से सीट शेयरिंग हो, इसके लेकर चर्चा हुई। लेकिन आपको याद दिला दूं कि ये जो विपक्षी गठबंधन है ये सीट शेयरिंग की बात जो है पिछली 2 बैठकों से कर रहा है और पिछली 2 बैठकों से सुनने को मिल रहा है कि इस बार सीट शेयरिंग पर एक फॉर्मूला निकलेगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं अब तक निकला है। इसके क्या मायने हैं? और एक तरफ बैठक हो रही है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इस बैठक से इतर जो है तमाम नेताओं का एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी और एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी, खास करके अगर कहें कांग्रेस और दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी और टीएमसी और कांग्रेस जो हैं वो इस गठबंधन के बाहर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं। लेकिन एक बात जो आज की बैठक के बाद जो एक्सपेक्टेड था, जो नहीं हुआ, और वो बात ये है कि एक तरफ इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता हैं वो लगातार सनातन पर, सनातन धर्म पर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज ये माना जा रहा था कि शायद आज की बैठक के बाद इंडिया अलायंस से कोई बड़ा नेता या कोई व्यक्ति आकर के जरूर बोलेगा कि इंडिया अलायंस का इन बयानों से कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा डीएमके के शिक्षा मंत्री और इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता ने यह बयान दिया था कि इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां, सभी 26 पार्टियां सनातन के समूल नाश के लिए इकट्ठी हुई हैं। और इसको लेकर के आज ये उम्मीद थी कि शायद आज कोई खंडन आएगा, लेकिन 24 घंटे बीते, बैठक भी हो गई, इस बयान का कोई खंडन नहीं किया गया।
इसके क्या मायने हैं, ये समझना जानना जरूरी है। तो सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व को सनातन संस्कृति का जो है वो दर्शन कराते हैं, सनातन संस्कृति किस तरह से दुनिया में इसकी धूम होती है, और दूसरी तरफ सनातन संस्कृति का इस तरह से विपक्ष अपमान करता है। दो टूक में इसी पर चर्चा होगी। दुनिया में बढ़ा मान, विपक्ष करे सनातन पर संग्राम। जी हाँ, दो टूक में आज इसी पर चर्चा। दुनिया में बढ़ा मान, विपक्ष करे सनातन पर संग्राम। लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाता हूं कि किस तरह से दुनिया को भारत की सांस्कृतिक विरासत की G20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन कराए। आइए जरा हम देख लेते हैं। आप देखिए किस तरह से ये जो भारत मंडपम था, ये भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित है। ये जो भारत मंडपम पुरातन में सार्वजनिक समारोह के लिए एक मंडप हुआ करता था, और उसी तरह से भारत मंडपम जो मुख्य कार्यक्रम हुआ वो भारत मंडपम में हुआ। ये संस्कृत का जो शब्द है मंडपम, और भारत मंडपम की डिजाइन शंख से ली गई है, और सनातन धर्म में शंख का बहुत मायने हैं, शंख का बहुत महत्व है। मंडपम की दीवारों पर सनातन संस्कृति को उकेरा गया था। जी हां, सनातन संस्कृति को मंडपम की दीवारों पर उकेरा गया था। भारत मंडपम में सूर्य शक्ति और पंच महाभूत ये भी शामिल थे। पंच महाभूत जो है और सूर्य शक्ति शामिल थे। पंच महाभूत ब्रह्मांड के 5 मूल तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को दर्शाते हैं। पंच महाभूत सनातन संस्कृति का मूल आधार है। तो इसी तरह से पूरे विश्व को सनातन संस्कृति का जो है दर्शन कराया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सभी नेताओं से मिले, स्वागत किया, तो उनके पीछे कोणार्क का चक्र था। करीब 13वीं शताब्दी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। कोणार्क के सूर्य मंदिर के जरिए सनातन की ग्लोबल पहचान बनाना एक मकसद था, ऐसा साफ लगता है। कोणार्क को भारत की एक बड़ी सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। एक बड़ी सांस्कृतिक धरोहर कोणार्क को माना जाता है, और इसीलिए जो है इसके बहुत मायने हैं। साथ साथ ये देखिए कि भारत के G20 आयोजन का मुख्य सूत्र वाक्य वसुधैव कुटुंबकम रखा गया था। संस्कृत का ये वसुधैव कुटुंबकम जो है ये मंत्र महाउपनिषद से लिया गया, संस्कृत में है ये वसुधैव कुटुंबकम, और इसको लेकर कई तरह की खबरें भी आई थी। पर वसुधैव कुटुंबकम सनातन की दार्शनिक अवधारणा पर आधारित है, जो ये कहता है कि संपूर्ण विश्व एक है। वसुधैव कुटुंबकम सार्वभौमिक भाईचारे और सभी प्राणियों के परस्पर संबंध के विचार को पोषित करता है। इसके अलावा भारत मंडपम के आगे शिव की पूजा भारत में सनातन काल से हो रही है, और भारत मंडपम में नटराज की मूर्ति थी। भारत मंडपम के सामने बना नटराज का यह स्वरूप शिव के आनंद तांडव का प्रतीक है। ये नटराज की प्रतिमा में भगवान शिव की नृत्य मुद्रा नजर आती है। ये भी दुनिया को, विश्व को भारत की सनातन संस्कृति का जो है दर्शन कराता है। नटराज की मूर्ति दक्षिण भारत के कई मंदिरों जैसे थिल्लई नटराज मंदिर जो है उनके जैसी जो है, उनके लगभग उसी तरह की ये मूर्ति दिखती है। तो ये अपने आप में दिलचस्प है कि दक्षिण भारत में जो है आज एक जानकारी भी देखने में आई कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु वो राज्य है, और दक्षिण भारत में क्यों, तमिलनाडु देश का वो राज्य है जहां सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर हैं, लेकिन वहीं से सनातन को नष्ट करने की जो है इंडिया अलायंस के नेताओं ने मुहिम शुरू की है। इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं। लेकिन इस तरह के बयान जब लगातार आ रहे हैं तो बीजेपी आज इस पर हमलावर भी हुई, और बीजेपी के प्रवक्ता संबित महापात्रा ने आज ये सब कुछ जो हो रहा है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, सीधा सीधा उन बयानों के पीछे उन्होंने कांग्रेस की शीर्ष नेता जो है सोनिया गांधी को इसके लिए जिम्मेदार बताया। क्या कुछ कहा ये भी सुन लेते हैं। संबित पात्रा को हम सुनाएंगे। संबित पात्रा ने कहा कि जो कुछ हो रहा है, इंडिया अलायंस की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, उसके पीछे सोनिया गांधी जो हैं उनकी सोच है, क्योंकि जब से सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन बनी थी, उसके बाद से लगातार हिंदुत्व को निशाना बनाने की हिंदुस्तान में, भारत में शुरुआत हुई थी। सुनिए जरा संबित पात्रा को।
हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर आक्रमण करते हुए सोनिया जी के कहने पर जब कांग्रेस पार्टी ने कहा भगवान राम तो है ही नहीं, उसी दिन हम समझ गए थे कि दिस इज नॉट अ डिजास्टर ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ फुट इन माउथ डिजीज, दिस इज अ डिजाइन। आप सोचिए, जिस दिन भगवा आतंकवाद कहा गया, हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया, जिस दिन राहुल गांधी ने कहा हमें सिम्मी से खतरा नहीं है, हमें हिंदुओं से खतरा है, दैट वाज नॉट अ डिजास्टर इन स्टेटमेंट, इट वाज अ डिजाइन। हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है, हर बीमार के प्रति संवेदनशीलता, यह हिंदुस्तान का धर्म है। और एक तरफ आप देखिए, हिंदू धर्म डेंगू है, हिंदू धर्म एड्स है, पूरे विश्व के लिए मिनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मिनेस। अभी एक बहुत बड़े नेता जो ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, कहा है कि हिंदू धर्म एक वर्ल्ड मिनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मिनेस, इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द वर्ल्ड फोरम। तो आपने संबित पात्रा को सुना। मैं चाहता था कि संबित पात्रा ने जो कहा उनका खंडन भी मैं इंडिया अलायंस के जो नेता जब बयान देंगे तो मैंने तय किया था कि उनका खंडन भी आपको सुनाऊंगा और बैक टू बैक जो है ये बाइट भी लगाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य से इंडिया अलायंस की बैठक हुई, उसके बाद कोई बयान नहीं आया और इंडिया अलायंस के किसी नेता ने भी अब तक जो है ये जो कुछ कहा डीएमके के शिक्षा मंत्री ने उसका खंडन नहीं किया है। इसी को लेकर मेरे आज की दो टूक, आज की चर्चा होगी। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की चर्चा होगी। मेरा आज का सवाल, विपक्ष करे अपमान पर G20 में नरेंद्र मोदी ने किया सनातन का सम्मान, क्या 24 में इसी मुद्दे पर होगा संग्राम? जी हां, सवाल एक बार फिर, विपक्ष करे अपमान पर G20 में नरेंद्र मोदी ने किया सनातन का संग्राम, क्या 24 में होगा इसी मुद्दे पर संग्राम? ये मेरा आज का सवाल। और आज की डिबेट में मेरे साथ चार मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ भाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं जो जुड़ चुके हैं। मेरे साथ विजय कौशिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और संपादक अक्कू श्रीवास्तव जी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। राजकुमार भाटी जी, मुझे उम्मीद थी कि मुझे लगता है देश को उम्मीद थी कि आज की बैठक के बाद जो इंडिया अलायंस की बैठक होगी उसके बाद शायद कोई ना कोई जो है डीएमके के शिक्षा मंत्री के खंडन करेगा, जो उन्होंने कल साफ तौर पर कहा था, खुलेआम कहा था कि 26 पार्टियां इस एक मसले पर एकजुट हैं कि सनातन का नाश करना है, नष्ट करना है और इस अलायंस का गठन ही इसीलिए हुआ है। लेकिन आज कोई खंडन नहीं आया बैठक की तरफ से, बैठक के बाद। अशोक जी, मुझे जब आपके यहाँ से फोन आया, गैस कोऑर्डिनेटर ने फोन किया, तो मुझे कहा गया कि हम पूछ लेते हैं, सभी प्रवक्ता पूछते हैं पार्टी के किस विषय पर डिबेट है, क्या वो होगा, उसका टॉपिक क्या होगा। और हमारी ये भी स्पष्ट नीति है कि हम धार्मिक मुद्दों पर बहस में हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि हम कोई धर्म के विशेषज्ञ नहीं है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। धार्मिक विषयों पर धर्म के जानकारों को बोलना चाहिए। मैं तो बहुत ही अल्प ज्ञानी व्यक्ति हूँ इस बारे में, और हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है दिल्ली में, उस पर डिबेट होगी। तो अगर उस मीटिंग के बारे में कोई चर्चा करनी है या हमारे क्या राजनीतिक एजेंडा है हमारा, ठीक है सर, या ठीक है, मैं स्पष्ट कर देता हूं, उसके बाद आप जरूर रहें। मैं डिबेट में इस मुद्दे को तो उठाऊंगा, लेकिन ये डिबेट में आपसे मुद्दा नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जाहिर तौर पर आज का जो पूरा एजेंडा था वो विपक्ष की इस बैठक को लेकर भी है, बिल्कुल है, और विपक्ष की इस बैठक के अन्य मसलों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने जैसा कहा, मुझे ये लगता था कि शायद खंडन हो जाएगा, खंडन नहीं हुआ, तो इस मुद्दे को भी मैंने उठाया। लेकिन आप इस पर नहीं बोलना चाहते, वो आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करूंगा, मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछूंगा, ठीक है। मेरे साथ जो बाकी मेहमान हैं, मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी भावना का सम्मान करेंगे और इस मुद्दे पर मैं बाकी लोगों से जरूर चर्चा करूंगा। आपसे मैं इंडिया अलायंस के अन्य मुद्दों जो आज जो मुझे लगता है जो चीजें हुई उन पर आपसे जरूर मैं चर्चा करूंगा। आरपी सिंह जी, क्या आपको उम्मीद थी कि इस मसले पर आज कोई खंडन आएगा? जैसा कि हुआ नहीं, खंडन नहीं आया। और ये इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लगता है कि जब पिछली बार इस तरह के एक दो बयान आए थे
तो उसके बाद कांग्रेस ने प्रेस ब्रीफिंग करी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा गया कि सबका अपना अपना एजेंडा है, सबको अपनी बात अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये कहा गया। लेकिन उसके बावजूद जो है ये जो कल का बयान था, इसका मुझे लगता है खंडन आ जाना चाहिए था, पर नहीं आया। क्या मायने हैं इसके? अशोक भाई, भाटी जी, एक शब्द सर भाटी जी से निवेदन करना है। भाटी जी, धर्म और पंथ में फर्क करिए, रिलीजन में फर्क करिए, तो आप इस डिबेट में हिस्सेदारी करिए, क्योंकि मेरी जीवन पद्धति, आपकी जीवन पद्धति एक जैसी है, हमारी जीवन शैली एक जैसी है और वह सनातनी है। इसमें तो बहस कर कोई बात ही नहीं है। हाँ, हम पूजा पद्धति अलग अलग कर सकते हैं, उसमें मत करिएगा। आपकी पार्टी ने पूजा पद्धतियों पर या जो जिसको रिलीजन कहते हैं उस पर डिबेट करने से मना किया। धार्मिक विषय है और धर्म कोई पूजा पद्धति से मत जोड़िए। एक अशोक भाई समझे जी, जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनका डीएनए माप ले पहले एक बार। हम कहां से शुरू करें? कांग्रेस से शुरू करें। उन्होंने कहा कि हिंदू टेरर, सेफ्रन टेरर, फिर क्या कहा कि हिंदुओं से बड़ा खतरा है लश्कर LAT से कम खतरा है, हिंदुओं से और बड़ा खतरा। राहुल गांधी ने अमेरिकन एम्बेसडर को कहा था, यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने कहा था 26/11 तो RSS ने कराया। मतलब निरंतर, मतलब कुठाराघात जो हमारी देश की सनातनी सोच है उस पर निरंतर कुठाराघात कांग्रेस पार्टी करती है। ये मैं आपको 10 एग्जाम्पल और दे दूंगा। चिदम्बरम साहब का बयान, शिंदे साहब का बयान, फिर सलमान खुर्शीद के बयान, ये सबके अलग अलग समय पे, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, ये सबके अलग अलग समय पे, मतलब यहाँ तक कि राम काल्पनिक का ऐसा एक हल्फनामा भी दाखिल किया था कोर्ट के अंदर। तो ये तो रही कांग्रेस। अब ये TMC जो जय श्री राम के नारे लगाने पे लोगों को जेल डाल देते हैं। मुझे किसी धर्म में वो आस्था रखें, किसी धर्म के लिए प्रति कोई अपनी आस्था जगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु जब टीका लगाने की बारी आती है तो दूर भाग जाते हैं। लेकिन TMC ने खंडन किया था शुरू में जब बयान आया था DMK की तरफ से। नहीं, खंडन का फायदा तब था कार्यान्वित होता खंडन। आपने एक सिर्फ बयान बाहर दे दिया, आपने क्या विजन, अपना जो गठ है, इंडी गठ है, उस गठ के अंदर आपने बात करी क्या क्या, उस गठ में आपने उसको पुश किया एजेंडा को। ऐसी तो खबर ना आपके पास है ना मेरे पास है। RJD, उनके लगातार जो विधायक है, नेतागण है, वो जिस प्रकार के बयान देते हैं हिंदू संस्कृति को लेकर, टीकाधारियों ने इस देश का नुकसान किया, इस देश को गुलाम बनाया, इस प्रकार के बयान उनके कई प्रकार के बयान है। सपा, उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो रामचरित मानस को लेकर जिस प्रकार की, मतलब मुझे अच्छा शब्द नहीं कहते, और जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, मैं रोक रहा हूँ, जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं वो सबकी जानकारी में है। ओके। और कैसी, एक सेकंड और एक सेकंड, मैं अभी आम आदमी पार्टी, राजेंद्र गौतम किस प्रकार से देवी देवताओं को लेकर जिस प्रकार से आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सबको जानकारी है। तो ये कलेक्टिव, जब ये पूरा DNA सब इकट्ठा हो जाएगा तो इसी प्रकार की भाषा आएगी जिस प्रकार की भाषा DMK के नेता, वो A राजा हो, वो स्टालिन पिता पुत्र हो, वो चाहे कार्तिक चिदम्बरम कांग्रेस से हो, चाहे वो प्रियंक खड़गे हो, या बड़े खड़गे साहब ने भी सनातन को लेकर जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर, सनातन तो बड़ा खतरा है देश के लिए, इस प्रकार का उनका कोई मंतव्य था। तो दिखता है कि किस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल, किस प्रकार की सोच है, वो तभी है जब एक DNA एक जैसा है। ओके। और आपने अपेक्षा करी कि आप अपेक्षा करती कि इनमें से कोई खंडन करेगा। ये राजनीतिक सोचा समझा हिडन एजेंडा है, जिसको इन्होंने मुंबई में जो बैठक जो तय किया, वो अब इनके पार्टी के जो गठ के एक नेता उसने स्पष्ट कर दिया कि हम सबके सब इस पे एक साथ है। ओके। नहीं तो जिनको दर्शन होते थे भगवान कृष्ण के सपने में, वो तो कम से कम बोल सकते थे। जो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं, हनुमान भक्त कहते हैं अपने आप को, वो बोल सकते थे। जो गुजरात इलेक्शन से पहले 32 बार मंदिर जाते थे, 32 मंदिर में दर्शन करते थे और जिन्हें ऊपर से पहनते थे, वो बोल सकते थे। जो बिटिया अपने आप को कहती है कि मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ, अपना लिनेज बताती हैं, वह बोल सकती थी। ओके। तो इनमें से किसी ने नहीं एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक DNA है
वो डीएनए को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। डीएनए जब सत्ता में होता है तो भी हमारी आस्थाओं पर कटोच करता है। ठीक है। जब सत्ता के बाहर होता है तो वोट बैंक की राजनीति के चलते ये सब करते हैं। ओके, मैं भाटी जी आज की बैठक के बारे में आऊं उससे पहले मैं विजय कौशिक जी से एक सवाल ले लूं, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है जो आरपी सिंह जी ने भी कहा, और दूसरी बात ये भी है, मैं फिर कह रहा हूं कि विजय कौशिक जी आज तो सीधा सीधा बीजेपी ने अभी आरपी सिंह जी ने तमाम घटनाएं गिना दी, कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या बयान दिया, और सिर्फ डीएमके के नेताओं ने नहीं, प्रियंक खड़गे ने जो बयान दिया और उसके अलावा कांग्रेस के अन्य नेताओं के भी बयान सामने हैं। कांग्रेस भी इस डीएमके के साथ शामिल है इस तरह की बयानबाजी में। तो क्या ये जो सनातन के ऊपर जो पूरा संग्राम है, क्या 24 का चुनाव आप लोगों ने इसी पर लड़ने की ठानी है? देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो मैं देश की जनता के सामने और आपके सामने ये स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह शादी तभी कंप्लीट मानी जाती है जब 7 फेरे हो जाते हैं, तो अभी 3 फेरे होने से ये कह दें कि भी गठबंधन की ठेकेदार कांग्रेस पार्टी है तो ये गलत होगा। अभी बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सहमति होना बाकी है, उसके बाद तब आप हमारे ऊपर उंगली उठा सकते हैं। पहली बात, जी ये ब्रेकिंग न्यूज है। कांग्रेस पार्टी मैं ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन बोलिए कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुकी है कि इस तरह के बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम क्षेत्रीय दलों के उनके निजी बयानों के लिए बिल्कुल भी ठेकेदार नहीं है। हम मोदी जी से अपेक्षा करते हैं, अमित शाह जी से अपेक्षा करते हैं कि कानून के मुताबिक ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें अंदर भेजें। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि सत्य सनातन धर्म का अपमान करने का किसी को हक नहीं है। इस देश का अगर कुछ मूल है तो वो सत्य सनातन धर्म है। प्रियंक खड़गे के खिलाफ भी एक्शन हो क्या? प्रियंक खड़गे के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करके उनको अंदर कर दे? आप तो कह रहे हैं कि जो ऐसा बोले उसको अंदर कर दो। कर दीजिए, हाँ बिल्कुल कर दीजिए। संविधान देखिए, देश की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है ऐसे बयान जिनसे धर्म के ऊपर चोट हो रही है, समुदाय विशेष की भावनाओं पर चोट पहुंच रही है, जिससे सामाजिक भाईचारा बिगड़ रहा है, ऐसे लोगों को जेल में डाल दीजिए। हम ऐसे लोगों की लिस्ट भी बना रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। हमारी सरकार आएगी, ये तकरीबन 100-150 लोग हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के, चाहे बीजेपी के या किसी भी दल से, इन सब लोगों को अंदर डाल देंगे। फिर देखिएगा देश में शांति हो जाएगी और हिंदू धर्म का अपमान करने से पहले कोई भी 36 बार सोचेगा। ये मैं आपसे दावत कर रहा हूं। विजय कौशिक जी, आज तक आपने दिग्विजय सिंह जी का तो कुछ किया नहीं, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का शब्द दिया था। आपने आज तक उन आपने आज तक उन नहीं आप सत्ता में थे उस वक्त। विजय कौशिक जी, उस वक्त सत्ता में आप थे जब दिग्विजय सिंह ने मुंबई आतंकी हमले के लिए सीधा सीधा हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहरा दिया था। तब तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ ना। जब सोनिया जी ये कहती थी कि बाटला एनकाउंटर हुआ और उसके बाद जब सोनिया जी आंसू बहा रही थी, तब तो आपने कुछ नहीं किया। तब आपको आतंकवाद के आंसू बहाने में आज आप कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोले उसको अंदर कर दीजिए। ये बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन अंदर से अंदर खाने क्या है? देखिए, कांग्रेस में और इंडिया अलायंस में दोनों जगह जो है ना, ये पैरेलल एक एजेंडा चलता है कि एक गाली दे और एक जो है उस तरह से करे, तो ताकि दोनों लोगों को मूर्ख बना करके इस तरह से एजेंडा चलाया जाए। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने एजेंडे पे कायम है, मैं उस पर भी आ जाऊंगा। लेकिन आपने एक बात जो कही, मैं राजकुमार भाटी जी, भाई अभी उन्होंने कहा 3 बैठक हुई है, अभी शादी थोड़ी हुई है, अभी तो फेरे पूरे नहीं हुए, तो इसलिए जो है, हालांकि मुझे लगता है आज 4था फेरा था, क्योंकि 3 बैठक हो चुकी है, आज तो 4था फेरा था। पर मैंने कहीं नहीं देखा कि 4थे फेरे में पति पत्नी जो है फेरे ले रहे होते हैं और एक दूसरे की कोई धोती खींच रहा होता है, कोई साड़ी खींच रहा होता है। ऐसा कभी होता नहीं, किसी शादी में मैंने देखा नहीं। लेकिन आपकी शादी में तो अभी नहीं, बाराती छोड़िए, बाराती की बात नहीं कर रहा मैं, तो कह रहा हूं यहां पर जो है एक दूसरे की धोती खींचने की प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरह से आज की बैठक में भी कोई निर्णय ठोस हुआ नहीं। मतलब क्या वजह है, क्या चीजें हैं जो अटकी हुई हैं, किन चीजों पर एक राय नहीं हो पा रहे हैं आप लोग? देखिए, कुछ भी अटका हुआ नहीं है। इंडिया गठबंधन में जो 28 पार्टियां शामिल हैं वो मुद्दों पर एक मत हैं, एजेंडा पर एक मत हैं, घोषणा पत्र पर एक मत हैं। सीटों के बंटवारे में लगभग 90% होमवर्क हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि 2024 के चुनाव को फर्जी मुद्दों पर केंद्रित करें, और ये उसमें लग गए हैं। कभी G20 का शोर मचाएंगे, कभी चंद्रयान का शोर मचाएंगे, और कभी धर्म का मुद्दा उठाएंगे। तो ये जो है, अब आज क्या किया मोदी जी ने? आज मोदी जी ने अपनी पार्टी के कार्यालय में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके उनसे ढोल ताशे मंगवा के अपने पक्ष में ढोल बजवाए।
मोदी जी विश्व गुरु हो गए हैं, विश्व गुरु हो गए हैं। काहे से हो गए भैया विश्व गुरु? बोले G20 का आयोजन कर दिया उन्होंने, इतना शानदार आयोजन कर दिया। G20 का आयोजन 1 साल पहले इंडोनेशिया ने किया था, तो इंडोनेशिया भी विश्व गुरु होगा। अगले साल ब्राजील करेगा, वो भी विश्व गुरु हो जाएगा। G20 का पढ़े लिखे लोगों को सबको पता है, आपको भी अच्छी तरह पता है, लेकिन आप इनसे सवाल नहीं पूछते, आपने इन्हें टोकते नहीं जब ये कहते हैं कि G20 में तो रोटेशन में हर कंट्री अध्यक्ष बनता है, हर 1 साल में अगला अध्यक्ष बन जाता है। G20 की मीटिंग हमारे यहाँ 2003 में भी हो चुकी है पहले इंडिया में। अब 20 साल बाद नंबर आना था संविधान के अनुसार, 2023 में आ गया। हमारे देश में तो 1983 में कूटनीतिक सम्मेलन भी हुआ था जिसमें 100 देशों ने हिस्सा लिया था। हमारे देश ने तो सफलतापूर्वक एशियाड का भी आयोजन किया था, कॉमनवेल्थ गेम्स का भी आयोजन किया था। क्या यह पहला कोई अंतरराष्ट्रीय आयोजन है, या स्पेस साइंस में या दूसरे ग्रहों पर जाने में पहला कोई प्रयास है? क्या इसरो की स्थापना मोदी जी ने की थी? क्या पहला चंद्रयान मोदी जी ने भेजा था? क्या राकेश शर्मा उसमें गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, वो मोदी जी ने भेजे थे? क्या मंगल पे, सूर्य पे, चंद्रमा पे हमारी रिसर्च चल रही है, हमारे वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो मोदी जी की देन है? जबरदस्ती एक फटे हुए गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की जा रही है, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु। पूरे दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। G20 में जो देश आए वो ये लेके गए हैं यहाँ से संदेश कि भारत में लोकतंत्र आधा है, मीडिया को आजादी नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आने में डरता है, मीडिया के सवालों का सामना नहीं करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नहीं है। आपने आकलन, 1 मिनट भाटी जी, ये तमाम आकलन, एक तो मुझे लगता है कि आप G20 की कामयाबी से भारत ने जो सफल आयोजन किया, एक तो मुझे लगता है आप उससे भी खुश नहीं है। कम से कम मैं मेरा सवाल पूरे हो जाए, मेरा फिर आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, आप उंगली मत उठाइए, मेरा सवाल पूरा होगा, आप उसके बाद आप ही बोलिए। जी, तो एक तो मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है G20 का सफल आयोजन तो देश ने किया है, उसको लेकर के सबको इस पर खुशी मनानी चाहिए थी, उसमें कोई हर्जा नहीं है। मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी जो है G20 के आयोजन को लेकर आप यही कह लेते कि भाई हम भी इसमें शामिल है, उस पर फूल बरसा लेते, किसी को आपत्ति नहीं होती। जहां तक आपने एक बात कही कि रोटेशन से होता है, विश्व गुरु बन गया, बाली में भी हुआ था, रोटेशन से होता है, पिछली बार बाली में हुआ था, बिल्कुल सही है। लेकिन सर आपने ये निष्कर्ष कहां से निकाला कि ये तमाम नेता जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं? अभी आज ही पुतिन साहब ने भारत की पूरी प्रशंसा की है, एक बात। दूसरी बात, इससे पहले बाली में G20 जो सम्मेलन हुआ था या उससे पहले भी हुआ था, उसमें दुनिया एकजुट नहीं थी, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, भारत है जिसने सब देशों को एकजुट कर दिया, और एक दिल्ली डिक्लेरेशन जो आया उस पर सब लोग एकमत हुए। इसको लेकर के रूस तारीफ कर रहा है, अमेरिका तारीफ कर रहा है, चीन तक ने तारीफ करी है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि G20 का आयोजन हो और इस तरह से द्विपक्षीय जो बहुपक्षीय मसले होते हैं उस पर दुनिया एकजुट हो जाए। तो यही तो भारत की ताकत है सर, इसी को तो लोग दुनिया वाह वाह कर रही है। मुझे लगता है इसमें तो आपको भी खुश होना चाहिए। 1 मिनट विजय कौशिक जी रुकिएगा। बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से सहमत हूं, और आपने एक वाक्य बोला अभी अपनी बात कहते हुए कि G20 का आयोजन तो भारत ने किया, और ये भारत के लिए, भारत के हर नागरिक के लिए गर्व की बात है, उसमें कहां हमें ऐतराज है। लेकिन ये सच्चाई यही है जो आपने बोला कि G20 का आयोजन भारत ने किया, हाँ, मोदी जी ने नहीं किया। बिल्कुल, मोदी जी का व्यक्तिगत काम नहीं है, ठीक है सर, ये किसी की शादी नहीं थी। हाँ, कि मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्ड छपवा दिए, बहुत अच्छे रसगुल्ले बनवाए, बहुत अच्छे टेंट लगवाए, उसकी हम तारीफ करें। हमें कमियां भी देखनी चाहिए। आपने कहा ये आकलन आपने कहां से किया? मैंने ये आकलन किया, अमेरिका के मीडिया में लगातार ये रिपोर्ट आई है, अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि हमने 3 पत्र लिखे, हमने प्रयास पूरा किया कि माननीय मोदी जी और जो बाइडेन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, लेकिन हमें इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। दूसरे, वियतनाम में जाके जो बाइडेन ने क्या बोला? भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में मानवाधिकार खतरे में है, प्रेस की आजादी खतरे में। ये सारी मीडिया में छपा है, आपने भी देखा होगा। तीसरी बात, एक CNN का रिपोर्टर दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा था, जिसकी बहुत वायरल हुई है वो रिपोर्टिंग, के मोदी जी G20 के बहाने अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह अपने फोटो लगा रखे हैं। और जो इंडोनेशिया में, जो बाली में जो आयोजन हुआ, वो 350 करोड़ में हो गया, और हमारे विश्व गुरु ने 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए उस पर। 900 करोड़ का बजट पास हुआ था, लगभग 4 गुना पैसा खर्च कर दिया।
क्या इन चीजों पे सवाल न उठाएं? सर, लोकतंत्र का अर्थ क्या रह गया अगर हम सवाल न उठाएं? सर सवाल आप जरूर उठाइए, बात है, उसकी तारीफ करें, लेकिन जो खराब हुई है उसकी नहीं आलोचना नहीं क्यों नहीं सर, आप सवाल जरूर उठाए। मैं तो कह रहा हूं भारत ने किया, पर भारत ने किया, भारत की सफलता का भी तो जश्न कोई नहीं मना रहा। अगर मोदी जी इसको ओन करके जश्न मना रहे हैं तो आप भी जश्न मनाने लगेंगे तो मुझे लगता है मोदी जी इसको ओन कर ही नहीं पाएंगे। होता क्या है, एक मिनट सर, होता क्या है, होता क्या है, संसद भारत बनाती है ना, संसद भारत सरकार ने बनाया, भारत सरकार सबकी है, लेकिन जब संसद का उद्घाटन होता है विपक्ष जाता नहीं तो मोदी जी को श्रेय मिल रही है। भाई विपक्ष जाएगा नहीं, उसको सेलिब्रेट नहीं करेगा तो फिर श्रेय मिलेगा ही। उसी तरह से G20 में आप लोग अगर सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे, कई मुख्यमंत्री पहुंचे लेकिन कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों ने अजीब अजीब तर्क देने शुरू कर दिए। कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमको जो है पहरा लगा था जा नहीं पाए, जबकि कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री पहुंच गए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया, जबकि उसमें जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया गया। हर कार्यक्रम की एक मर्यादा होती है। आप 900 करोड़ कह रहे हैं, 4100 करोड़ कह रहे हैं, उन 4100 करोड़ में वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है जिसमें भारत मंडपम भी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है जो पूरा अब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसमें हर तरह के कार्यक्रम होंगे। इसी तरह से मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि देश में किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। जिस वक्त जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी थी तो सबने कहा कि पैसे की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जितना पैसा लगा लगभग उतना पैसा जो है अब तक वहां टूरिज्म से रिकवर हो चुका। तो अगर इस तरह के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में निर्माण सरकार करती है तो उसका ध्येय समझना चाहिए सबको, उसके पीछे सोच क्या वो समझना चाहिए। लेकिन अकुल श्रीवास्तव जी, आपको लगता है विपक्ष जिस तरह से इस पूरे मसले को कह रहा है और साथ साथ आज की बैठक को लेकर भी उन्होंने कहा, राजकुमार भाटी जी ने कहा कि विपक्ष एकजुट है, चीजें सामने आ जाएंगी, आपको लग रहा है एकजुट है, चीजें इतनी आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगी? क्योंकि 4 फेरों में तो नहीं हुई है रिजॉल्व। भाटी जी पुराने मित्र हैं इसलिए क्या कहूँ, लेकिन अभी आमने सामने उनके दूसरे मित्र जो बैठे हैं वही वो सब कुछ खुलासा कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 3 चक्कर हुए हैं, चौथे में पंडित को एक बुला लिया गया है ताकि वो आगे की प्रोसीडिंग को तय करे, कितना लेना है कितना देना है। पंडित जी फिर वो कहेंगे नहीं हमारा कमीशन क्या है ये बताओ वो उसको। तो वो जो आज की बैठक एक कमीशन को लेकर के थी, ये पंडिताई को लेकर के थी, मैं उसको बहुत नीचे ऊपर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अकुल जी 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ, मैं इसी बिंदु पे दोबारा आऊंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है क्योंकि ब्रेक के बाद एक शायद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तो मैं इस ब्रेक को ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं उस ब्रेकिंग न्यूज पर आता हूं और अकू जी अपनी बात जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए 2 टूक। विधेयक, हाँ विधेयक आ गया ना। तुम जाना। अरे गोविंदा जी आप यहाँ? हाँ बबुआ हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। 2 टूक आप देख रहे हैं और 2 टूक में हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, हमारा आज का विषय तो मैं आऊंगा उस पर, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संसद के जो विशेष सत्र है उसको लेकर तमाम अटकलबाजियां चल रही थी। तो केंद्र सरकार ने संसद के आगामी सत्र के लिए 4 विधेयकों को सूचीबद्ध कर दिया है। 4 विधेयकों को लोकसभा में विचार करने के लिए और पारित करने के लिए रखा जाएगा। संविधान सभा के शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा का विषय है उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख। केंद्र सरकार ने संसद के आगामी सत्र के लिए 4 विधेयकों को सूचीबद्ध कर दिया है और ये जो विधेयक है इनमें लोकसभा में इस पर विचार किया जाएगा और इसको पास करने के लिए रखा जाएगा। तो ये जो है इस वक्त की बड़ी खबर है। संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की जो संसदीय यात्रा है भारत की, उस पर जो है चर्चा होगी। इस सत्र को लेकर लगातार अटकलें लग रही थी, विपक्ष लगातार ये कह रहा था
कि सरकार एजेंडा नहीं बता रही, सरकार एजेंडा नहीं बता रही, और उसको लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, 4 विधेयक रखे जाएंगे, संसदीय यात्रा, 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी, और क्या कुछ डिटेल इसके बारे में अब तक सामने आया है? लोकसभा और राज्यसभा का जो विशेष बुलेटिन जारी होता है उसको जारी किया गया। उसमें विशेषकर गवर्नमेंट का जो एजेंडा होता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, और वो जानकारी जो दी गई है आपने बताया विशेष तौर पर इस सत्र में अगर कहे तो पहले ही दिन 18 तारीख से ये 5 दिनों का सत्र शुरू हो रहा है, और पहले ही दिन जो संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की देश की जो संसदीय यात्रा है उसमें जो उपलब्धियां रही हैं, जो मेमोरीज है, यादें हैं, और जो लर्निंग रही है, सीख रही है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। एक तो ये बताया गया। दूसरा, 4 जो विधेयक है इनमें से अगर 2 विधेयकों की बात की जाए तो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल, ये 2 बिल राज्यसभा से पास हो गए हैं। इनको लोकसभा की मंजूरी से के लिए रखा जाएगा, जबकि जो 2 बिल है, द पोस्ट ऑफिस बिल और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल, तो ये 2 बिल राज्यसभा में प्रस्तुत हो चुके हैं, पेंडिंग है। इन पर पहले राज्यसभा में चर्चा होगी, वहां से पारित होने के बाद इसको सरकार लोकसभा से भी पारित कराने की कोशिश करेगी। तो एक लगातार जो कहा जा रहा था कि क्या सरकार का एजेंडा है इस विशेष सत्र को लेकर, तो ये बहुत साफ हो रहा है कि सरकार, क्योंकि हम जानते हैं कि देश एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, संभावित है कि इस सत्र के दौरान ही नए संसद भवन में जो कामकाज भी शुरू हो सकेगा। तो एक जो पूरी जो संसदीय यात्रा रही है, और वो आजादी के बाद से नहीं, संविधान सभा के दौरान से लेकर अब तक की, तो उसको लेकर सरकार एक पूरी चर्चा करना चाहती है। और बार बार हम जानते हैं G20 के मंच पर भी अशोक, आपने देखा होगा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, चाहे एग्जीबिशन की बात हो, उसको एक बहुत पुरजोर तरीके से भारत की तरफ से रखा गया था। अशोक जी, तो कुल मिलाकर कहें कि जो अटकलबाजियां थी इस सत्र को लेकर अब वो समाप्त हो जानी चाहिए, सुधाकर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक जो विधायी एजेंडा है, दो एक पॉजिटिव नजरिए से सरकार इसको एक सकारात्मक सत्र बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार का ऐसा मानना है, ऐसा लग रहा है कि अब एक संसदीय यात्रा रही है जिसमें गर्व करने के लिए, सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो उस पर एक चर्चा जरूरी है। जब हम अब अपनी नए संसद भवन से भी अपनी शुरुआत करने वाले हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा साथ ही साथ इसके साथ जो विधेयक ऑलरेडी जिसमें से 2 पास हो चुके हैं, जो पेंडिंग है, तो उनको लाकर कि सरकार एक सीरियस बिजनेस में भी विश्वास करती है। अगर संसद का सत्र आया है तो गंभीरता से विधेयकों को भी पास कराने की कोशिश करेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर दास ये जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ अक्कू श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। अक्कू जी संपादक हैं, तो संपादकीय टिप्पणी इस पर, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस सत्र को लेकर के विपक्ष भी लगातार ऑब्जेक्शन कर रहा था कि कोई जो है विषय नहीं बताया गया, लोग अटकलबाजियां कर रहे थे, पता नहीं क्या जो है इसमें बम फूटने वाला है, तो अब कुछ चीजें सामने आई है, क्या कहेंगे? वो इस मामले में तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार इस मामले में बहुत माहिर है, और वो कोई भी ऐसा बम जो आप फुटाना चाहते हैं वो फोड़ने को राजी नहीं होती है। ये हमारा अभी तक पिछले 10 सालों में हमने देखा है, चाहे वो राष्ट्रपति के नाम के लिए हो, चाहे वो राज्यपालों की नियुक्ति के लिए हो, या आगे क्या होने वाला है, तो हम सब अटकलें लगाते रहते हैं, और फिर हम पत्रकार समेत सभी राजनेता जो हैं वो उसमें विफल साबित होते हैं और दूसरी चीज़ सामने आ जाती है। ये जो औपचारिक विधेयक हैं जो राज्यसभा से पास हो चुके हैं, लोकसभा में आएंगे, वो तो हो जाना है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन संविधान यात्रा वाला विधेयक जो है वो अपने आप में बहुत ही अलग किस्म का होगा, और ये एक परसेप्शन निर्माण की स्थिति में भी होगा। संविधान के 75 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरीके से बदलाव हुए, कैसे किया गया, कितने संशोधन हुए, और तय है कि इसमें कोई सरकार जो है वो सिर्फ अपने
ऊपर श्रेय नहीं लेने जा रही है, लेकिन वहां पे भी जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो फिर ये तौला जाएगा 60 साल और 15 साल में क्या हुआ, वो फिर ये तौला जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या है। तो राजनीति है, जो राजनीति में तो फिर परसेप्शन के खेल होते हैं, और परसेप्शन में ये बताने की कोशिश की जाएगी कि देश का रक्षा इतिहास कैसा था, अब कैसा है, देश की तकनीकी कैसी थी, अब कैसी है। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, किसी को बुरा भी लग सकता है और अच्छा भी लग सकता है, लेकिन ये सच है कि सरकार अपनी उपलब्धियों को बताने में बहुत अच्छे तरीके से रणनीतिक रूप से काम करती रही है, और वो इस बार भी करेगी, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो ये इसके लिए आप उनको दोषी नहीं दे सकते। दोष आपको अपनी रणनीति में निकालना होगा कि हम इसको काट कैसे करें, विपक्ष इसकी कैसे तैयारी करती है, और मैं उसके लिए विपक्ष को भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसके लिए कुछ बड़ी तैयारी करके सामने रहे, ताकि देश की जनता के साथ, देश की जनता को एक चुनने का मौका हो, सही क्या है गलत क्या है। लेकिन सरकार को ये बहुत बड़ा मौका होगा, जो पिछली बार आपने अविश्वास प्रस्ताव में जो मौका सरकार को भर भर के दे दिया था, वही सरकार अब खुद अपने आप भी तो लेना चाहेगी ना। पहले तो एक बैटिंग आपने करा ली, तो आप 0 पे आउट हुए या 10 पे आउट हुए, जो भी हुआ, अब सरकार की बारी है कि कैसे हम बैटिंग करेंगे। तो उसमें आप कैसे बॉलिंग करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, मुझे ऐसा लगता है संविधान को देखते हुए। मैं विषय पर आऊं, उससे पहले जल्दी से एक छोटी छोटी टिप्पणी आरपी सिंह जी की और राजकुमार भाटी जी की ले लेता हूं। भाटी जी, इससे पहले कि आपको लगता होगा साफ साफ कि ये अब एजेंडा तो सामने आ गया, तो अब विपक्ष की नाराजगी दूर हो गई विशेष सत्र को लेकर के? नहीं, बिल्कुल, ये जो आपने बताया कि 1947 से अब तक की यात्रा पर चर्चा होगी, बहुत अच्छी बात है। देश के इतिहास पे, देश की विरासत पे, देश की उपलब्धियों पे चर्चा होनी चाहिए, खुले मन से। जो पहली उपलब्धियां उन पे भी होनी चाहिए, और जो माननीय मोदी जी के कार्यकाल की उन पे भी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये थोड़ा सा पहले से शुरू कर लेते, 42 से शुरू कर लेते, तो और ज्यादा ठीक हो। तो 1942 से और 47 तक भारत छोड़ो आंदोलन में इनके पूर्वजों की क्या भूमिका रही, इस पे भी थोड़ी चर्चा हो जाती। लेकिन 47 के बाद भी 48 में राष्ट्रपिता की हत्या भी हुई, उसमें भी चर्चा निश्चित तौर पे होगी। जो उनके हत्यारे हैं उनको ये महिमामंडित करते हैं, इस पे भी शायद इन्हें थोड़ी बहुत शर्मिंदगी होगी। जब भारत का संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो जब आरएसएस पूरी तरह उस संविधान के विरोध में थी, इसमें भी चर्चा होगी। आरएसएस ने 2002 तक अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, राष्ट्रध्वज, इस पे भी जरूर चर्चा होगी। और जो ये जब तिरंगे झंडे के भी विरोध में आरएसएस थी, उसे भी अशुभ बताया था इन्होंने। 3 रंग अशुभ होते हैं, 3 की संख्या अशुभ होती है। तो खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, जो इनकी अच्छाइयां उन पे भी और जो हमारी बुराइयां उन पे भी। हम ये नहीं कह रहे कि केवल हमारी अच्छाइयों की चर्चा हो और इनकी बुराइयों की हो। मोदी जी ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनका पेश करेंगे वो भी। और मतलब राम भक्तों पे गोलियां चली, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, आपको लगता है? मैंने तो कहती है हमारी कोई कमी है तो उस पर भी होनी चाहिए। लेकिन राम भक्तों पे गोलियां अगर चली थी तो भारत के संविधान की रक्षा के लिए चली थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चली थी, भारत के कानून की रक्षा के लिए चली थी, भारत की पुलिस ने चलाई थी। किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी नेता ने नहीं चलाई थी। नहीं, पुलिस तो पुलिस ने चलाई। सर, पुलिस ही गोली चलाती है, लेकिन पुलिस को आदेश तो राजनीतिक नेतृत्व देता है ना। हमारे खिलाफ नहीं है, उसमें मुकदमे सारे बीजेपी के लोगों के खिलाफ हुए थे। ठीक है। और कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर माफी मांगी थी, और कल्याण सिंह को 1 दिन की सजा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। और मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी और ये सारे नेता उसमें अभियुक्त थे। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन भाटी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाटी जी, लेकिन जो है सबसे बड़ी जो सजा डेमोक्रेसी में होती है वो जनता देती है, और जनता सबसे बड़ी सजा जनता देती है। और वो जनता जो है, जाहिर सी बात है, इस पूरे सत्र के बाद जो है जनता को एक बार फिर मौका मिलेगा। सब अपनी अपनी उपलब्धियां बताएंगे, दूसरे की कमियां बताएंगे, जनता को मौका मिलेगा। किसको सजा देनी है, किसको सत्ता देनी है, जनता तय करेगी। पर आरपी सिंह जी, आपकी टिप्पणी, वो कह रहे हैं कि भाई अच्छा मत बताइएगा, बाकी चीजें भी बताइएगा। मैं भाटी जी की एक तारीफ करता हूं कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आज भी विश्वास करते हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी अच्छाइयां हम बताएंगे और ये हमारी बुराइयां बताएंगे। सर, ये 75 साल जो पार्लियामेंट की जर्नी है ना, उसके ऊपर चर्चा है, और उसमें जो भी चर्चा होगी उसको हम सुनेंगे, आपसे भी सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु जो अशोक जी ने कहा ना कि गोली चलाने वाली बात, पाटी साहब नहीं, आप सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं मेरे से,
परंतु जो ये गोली चलाने वाली बात है ना, देखिए एक बात मानिए, जैसे दरबार साहब पर, हरमंदिर साहब पर, अकाल तख्त पर हमला हम जितना मर्जी कहें, वो इंदिरा गांधी के आदेश से, वो ठीक हुआ गलत हुआ, वो क्या ऑब्जेक्टिव था वो अलग बात है, परंतु वह उनके आदेश से। उसी के थोड़े दिन बाद, 4 साल बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ, जिसमें हमला करने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसी परिस्थिति थी, हमला करने की जरूरत नहीं पड़ी और सब ठीक हो गया। वो भी श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेश से हुआ, सॉरी राजीव गांधी के आदेश से हुआ उसके बाद। परंतु जो मूल बात है, अगर इस सब पे चर्चा हो, हम उस पर गर्व करें कि 75 साल की ये हमारा सफर है, और उसमें देश के आगे वो सब विषय लेकर जाएं, जिसमें मैं आजादी के समय से लेकर 1947 से लेकर और अब तक की जितनी जर्नी है उसमें जो जो हुआ उस पर अच्छी चर्चा हो। मौका मिला था भी, वो बॉयकॉट कर लिया। अब मैं अपेक्षा करेंगे कि इस बार बॉयकॉट नहीं करेंगे, इस बार हिस्सेदारी लेंगे और उसमें भागीदारी करेंगे, अच्छा रहेगा। और जो कुछ बिल पेंडिंग है, वो पोस्टल बिल है, वो एडवोकेट बिल है, इलेक्शन कमीशन का बिल है, उसमें भी चर्चा कर सहयोग देते हुए उसको भी पारित करेंगे। परंतु अशोक जी, मूल बात पे वापस आएंगी। आज इंडी अलायंस की बैठक थी। आज ये अपेक्षा थी कि एक तो ये सनातन धर्म पर ये जो बार बार कचोट मारी जा रही है अलग अलग नेताओं के द्वारा, इनके अलग अलग गठों के द्वारा, आज उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई इनका प्रस्ताव पास होकर उस पर आता, कहते कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, हम सनातन के विरोध में नहीं है, परंतु वैसा नहीं हुआ। एक दूसरा, आज ये बड़ी अपेक्षा थी कि कुछ सीटों का जानकारी मिल जाएगी, भी हमारा अलायंस हो गया, परंतु शायद मुझे लगता है कि वो अब असेंबली चुनाव के बाद ही घोषणा हो पाएगी। तो असेंबली चुनाव में तो आप आमने सामने लड़ रहे हैं। वो केजरीवाल साहब जाकर छत्तीसगढ़ में बघेल साहब को गाली निकालते हैं और भर कर गाली निकालते, कहते हैं भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है, और वो ये भी कह चुके हैं कि वे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सब जगह चुनाव लड़ेंगे। अभी आज ही हुड्डा साहब का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो सबकी सब सीटें लड़ेंगे, 10 की 10 सीटें लड़ेंगे। बाजवा साहब का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम अपनी 13 की 13 सीटें लड़ेंगे। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम 10 की 10 सीटें लड़ेंगे हरियाणा के अंदर। तो ये सबका सब जो मामला है, अभी मुझे लगता है कि ये विधानसभा के चुनाव के बाद इनकी कुछ रंगत होगी, इनका कुछ आपस में होगा, परंतु ये जो पूरा गठबंधन है, मेहर भाटी साहब अभी एक और डिबेट में उस पर सारी चर्चा होगी, किस किस राज्यों में क्या क्या है। मूलतः उन्हीं राज्यों में गठबंधन है जहां पर इनकी ऑलरेडी गठबंधन है। यूपी में कांग्रेस का कुछ है नहीं, सपा या भाजपा, यही दो पार्टियां आमने सामने। तो उनका गठबंधन क्या होगा? बंगाल में कांग्रेस का, लेफ्ट का कुछ बचा नहीं, वहां पे बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, तो उनका गठबंधन का क्या नतीजा होगा? मैं ऐसे उदाहरण दूसरी तरफ देता हूं। केरल में हम लोग कोशिश करेंगे, पर मूलतः तो अब वहां होगा टेस्ट कि जहां पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की टक्कर होगी। अब वो गठबंधन करेंगे या टक्कर करेंगे, ये देखने वाली बात है जी। और क्या अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमको एक अच्छा प्लेइंग फील्ड देंगे। अगर आपस में गठबंधन कर लेंगे तो जो ऑपोजिशन की स्पेस है, जो स्पेस खाली रह जाएगी, वो स्पेस भरेंगे। परंतु ये वही स्टेट है जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने अरेस्ट किया है, अभी हाल में अरेस्ट किया है। और इसी प्रकार बाकी राज्यों में परिस्थिति लगभग वैसी ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समझौता होगा। 4 मंत्री, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी ने अरेस्ट किए हैं, उसमें से शायद एक अभी भी जेल में है। तो क्या होगा? आपको लगता है 4 मंत्रियों की जो सेना है नीचे, जो नीचे कार्यकर्ता है, वो इनके साथ जाएंगे? असली समस्या ये इतने विरोधाभास हैं इस गठबंधन में। और भाटी जी जो आप कह रहे थे ना कि विषय को लेकर के, सही बात है। जब हम सुबह तय कर रहे थे तो हमने, मैं आ रहा हूं विजय कौशिक जी, जब हम सुबह तय कर रहे थे तो हमें लगा था कि आज की बैठक में कुछ विषय निकल कर आएगा तो आपसे वो चर्चा भी कर लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग बैठते हैं लेकिन कुछ चर्चा तो होती है, चाय पानी भी होती होगी, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आता। तो इसलिए हमें भी समझ में नहीं आता पत्रकारों को कि हम चर्चा करें तो क्या करें, क्योंकि उसमें से कुछ निकल कर तो आता नहीं। आप बताइए, बोलिए। नहीं, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई या तो गेम हो या लड़ाई हो या चुनाव हो, जब सेना या पार्टी या क्रिकेट जो टीम है गेम की, वो जो रणनीति बनाती है तो वो सार्वजनिक थोड़ी करती है। उसे रोजाना मीडिया को बताएगी कि हम इस बॉल पे छक्का मारेंगे, हम वो ओवर ऐसा करेंगे, हम उधर जो ये बॉल खेलेंगे,
भाई वो तो रणनीति होती है, गोपनीय होती है। हमारी रणनीति हमारे पास है, बना ली हमने, हम अब उसको टाइम पे लागू करेंगे। मतलब मीडिया थोड़ी ओपन करेंगे सारी बातें। बोलिए आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी बोलिए। अच्छा एक मिनट बाबा, अरे हाँ, मैं एक पार्टी साहब मेरी बताती है रणनीति क्या होगी, परंतु पिच खोद देते हैं एक दूसरे की। मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूँ, हमसे बार बार पूछा जाता है सीटों का बंटवारा हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया। बीजेपी बता दे, बताओ इनके गठबंधन में 38 पार्टियां हैं, किसी एक पार्टी की सीट बता दे आरपी सिंह जी, क्या हम उस पार्टी को कितनी सीट देंगे? अभी तो कोई से गठबंधन की भी सीट तय नहीं हुई। जब चुनाव नजदीक आएगा तब सीटों की घोषणा करेंगे। ठीक है, लेकिन पार्टी साहब आपने ठीक कहा, तभी जो कह रहा हूँ कि आप अभी जब तक राज्यों के चुनाव, जब तक तो सीट आपस में सामने आमने सामने सिर फुटाल हो रहा होगा, आपस में पिच खोद रहे एक दूसरे की, तो उसके बाद फिर भरना पिच, कोशिश करना पिच बने की। पर देश की जनता समझदार है। आप हम सोचे कि हम देश की जनता को बेवकूफ बनाने, ऐसा होता नहीं। राजनीति में जो राजनेता होते हैं सोचते हैं, ऐसा होता नहीं। मैं तो खूब समझती है कि कौन किसकी पिच खोद रहा है और कौन किसके लिए पिच बना रहा है। मैं तो एक बात ये भी कहता हूँ भारती जी, आपने क्रिकेट का उदाहरण दिया, बिल्कुल ठीक बात है। कोई टीम ये नहीं बताती बंद कमरे में क्या रणनीति बनी है, लेकिन वो टीम ये तो बताती है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि हमारे कप्तान ये हैं। वो टीम ये तो बताती है हमारी प्लेइंग 16 ये हैं, हमारे प्लेइंग 12 ये हैं, और जो है हमारा फास्ट बॉलर ये होगा, हमारी ओपनिंग ये होगी, ये तो कम से कम बताते हैं। यहां तो चक्कर ये है कि यही नहीं पता कि टीम का कैप्टन कौन है, टीम में प्लेइंग 16 है कि 1600 है, और यही नहीं पता कि फास्ट बॉलर कौन है, और यही नहीं पता कि फास्ट बॉलर, दो फास्ट बॉलर एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि किससे लड़ रहे हैं। सवाल इस चीज इसलिए मैंने पूछा कि मुझे उम्मीद थी कुछ होगा, बहरहाल कोई बात नहीं। लेकिन आज ये सारी चीजें टीम जब बताती है, जब टूर्नामेंट की तारीख घोषित, सर जब टीम बन जाती है तो बताया जाता है, क्योंकि आपकी टीम बनी नहीं है। दिक्कत ये है टीम बनी नहीं है। बोलिए विजय कौशिक, टिप्पणी कर लीजिए, मैं ब्रेक के बाद फिर आता हूं, आपको दूंगा मौका। बोलिए विजय कौशिक। अशोक भाई, आपने तमाम कमियां हमारे गठबंधन में बताई, और मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कह रहा हूं कि इतनी सारी कमियों के बावजूद भाजपा डरी हुई है, मोदी जी डरे हुए हैं, अमित शाह जी डरे हुए हैं। कल तक जो कहते थे कि हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, आज वो मोदी जी अलीबाबा 40 चोर वाले गठबंधन बनाने के लिए ठीक है, एक ब्रेक के बाद आता हूं। इनके इकट्ठे हो चुके हैं। ओके एक ब्रेक के बाद आता हूं, आरपी सिंह जी कमेंट लूंगा, लेकिन मैं फिर एक विषय पर जरूर आऊंगा, और मैं आपको जी का ओके मैं आऊंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी जी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाट की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाट की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक हम चर्चा कर रहे हैं। G20 में सनातन का हुआ सम्मान, विपक्ष परेशान, इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े। जल्दी से विजय कौशिक जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आपके गठबंधन से डरी हुई है, जिस गठबंधन के अभी फेरे ही चल रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हमें खूब अच्छी तरह मालूम है कि बीजेपी 2024 का चुनाव धर्म के नाम पर कराएगी, सत्य सनातन धर्म के नाम पर उसकी आड़ लेकर। एक मिनट विजय कौशिक, इसी पे मेरा सवाल ले लीजिए, क्योंकि हाँ एक मिनट मैं ये सवाल पूछता, लेकिन क्योंकि पहले ही मुझे मना कर दिया उन्होंने कि इस विषय पे नहीं बोलेंगे, इसलिए मैंने राजकुमार भाटी जी से नहीं पूछा, लेकिन भाटी जी ने भी कहा धर्म के नाम पे लड़ेंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूं विजय कौशिक, ये मुद्दा उठा कौन रहा है, मुद्दा बना कौन रहा है? ये बार बार आप लोगों की तरफ से इंडिया अलायंस के नेता सनातन पे, बीजेपी तो रिएक्ट कर रही है बार बार। आप सनातन को कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कुष्ठ रोग, कभी एड्स, और सनातन को खत्म करने का एजेंडा, ये तो आप लोग बता रहे हो। अशोक जी, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, इस गठबंधन में कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं
जो सीबीआई ईडी के दबाव में मोदी जी के द्वारा काम कर रहे हैं, वही लोग सनातन का अपमान कर रहे हैं। दूसरी वरना वो breaking लोग news। अगर भाजपा विजय कौशिक जी, विजय कौशिक ईमानदार होते तो वो लोग जेल में होते। दूसरी breaking news। सर हमें मालूम है, विजय- हमें मालूम है 2024 का चुनाव विजय कौशिक जी, अगर आप कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं, सुनिए विजय कौशिक जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रियंक खड़गे सीबीआई ईडी के दबाव में उन्होंने बीजेपी के हक में जो है सनातन पर अपमान कर दिया, तो मुझे हैरानी है। मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बात तो ये है कि आप सचमुच ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाऊं या इसको कपिल शर्मा के शो की तरह लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आरपी सिंह जी, हाँ, तो आपकी अपनी इच्छा लोकतंत्र है। नहीं सर, नहीं ओके आरपी सिंह जी, ओके लेट आरपी सिंह जी, हाँ मैं इसमें बड़ा सीरियस हो रहा हूं। ओके, एक मिनट रुकिए, धर्म के नाम पर लड़ेगी भाजपा, धर्म के नाम पर ये चुनाव लड़ेगी। ठीक है, ओके आरपी सिंह, ओके समय कम है, रुकिए समय कम है। आरपी सिंह जी, आप लोग एक मिनट रुकिए। विजय कौशिक आवाज नहीं जगी, विजय कौशिक रुकिए, मेरे पास समय नहीं है, प्लीज विजय कौशिक जल्दी। आरपी सिंह जी एक मिनट, जल्दी से दो चीजें कही, उसमें मैं दो आपका रिस्पॉन्स चाहता हूं। एक वो कह रहे हैं कि आप इंडिया अलायंस से डरे हुए हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि आप लोग धर्म के नाम पे लड़े। जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए। पहली बात तो मैं बहुत सीरियस समझ दे रहा हूं, विजय कौशिक जी सीरियस लोगों में से है और पार्टी के प्रवक्ता है। आप उनको कपिल शर्मा से कंपेयर नहीं कर सकते। जो वो कह रहे हैं वो पार्टी की लाइन टॉक करते हुए कह रहे हैं, वो पार्टी के कहे अनुसार कह रहे हैं जो बात कह रहे हैं। कृपा करके इसको ब्रेकिंग न्यूज ही बनाइए, इसको कपिल शर्मा से मत कंपेयर करिए। मेरा बड़ा सीरियस है, कपिल विजय कौशिक बहुत अच्छे लोगों में से और बहुत सुलझे हुए लोगों में से। दूसरी बात, हम डरे होते तो हम अपने अपने काम कर रहे होते, जिस प्रकार से हम काम बना रहे हैं, हम एक से एक बढ़कर काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट के सेशन बुला रहे हैं। अभी तो बड़ी लंबी सूची है, अगले 4 महीने में ऐसे ऐसे काम होंगे जो आप सोच नहीं सकते। जिसके लिए और अच्छे काम हो रहे हैं, और अच्छे काम होंगे। और अगली बात, विजय कौशिक भाई, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, आप अपने गट को समझाओ। अपना जो आपकी बयान जो मर्जी हो, अपने जो गट है, आपका इंडी गट है, उसको समझाओ। हम नहीं लाते सनातन का विषय, आपके गट के लोग बार बार सनातन का विषय लाते हैं। और अगर वो ईडी और सीबीआई से डरे हो तो उनको बोलो आपसे गट से बाहर हो जाएं। और कृपा कर आपके गट के नेताओं को बोलकर, खास करके सोनिया गांधी जी को बोलो कि इसके खिलाफ खड़े होकर डटकर बयान दें। ओके अक्कू जी, ओके मेरे पास समय नहीं है अक्कू जी, 30 सेकंड मेरे पास, ज्यादा समय नहीं है, माफी चाहता हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें दबाव में, और ये कौन धर्म की राजनीति कर रहा है? देखिए, जो बात ये सब जो है कोशिश अपने आभासी डर से हैं सब राजनीतिक दल जो हैं। और वो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस अपने डर से विपक्षी दलों को, अन्य राज्यों में जो विपक्षी दल हैं उनको सीटें दे रही है, और सीटें बाद में जो हैं विपक्षी दल जो और रहे होंगे वो एक दूसरे को खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। क्या लालू यादव जनता दल यू को इतनी सीटें देंगी जितनी पहले जो फार्मूला फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 21 सीटें वो लड़के होगी 21 जीते थे, तो क्या आज की स्थिति में जनता दल यू 21 सीटें पाएगी? मुझे नहीं लगता है। और स्थितियां ये हैं कि क्षेत्रों में बड़े दल जो क्षेत्रीय बड़े दल हैं वो एक दूसरे छोटे दल को खाने के लिए, इसीलिए समझौता या कोई कॉन्क्रीट बात सामने नहीं आ पा रही। हाँ, कोई कॉन्क्रीट बात सामने नहीं आ रही है। मुझे आज के पूरे डिबेट में एक चीज मुझे समझ में आई कि अभी तक 4 फेरे हुए हैं, 3 फेरे और बाकी हैं, और 3 फेरे के बाद भी शादी होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो सब लुंगी धोती एक दूसरे की खींच रहे हैं, पंडित का कमीशनबाजी चल रही है एयरलाइंस में। लेकिन ठीक है, विपक्ष का अपना गठबंधन है, विपक्ष की अपनी तैयारी है, जो कुछ होगा सामने आएगा, समय लगेगा। लेकिन इतना तो तय है, मैं अपने विषय को लेकर एक बार फिर से बता दूं, ये जो सनातन का जो मान G20 में हुआ है, इसको लेकर के क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। पर सनातन के ऊपर जो वार हो रहे थे इंडिया अलायंस की तरफ से, उसको लेकर के कोई खंडन ना आना अब तक ये चौंकाने वाली बात है। इसके क्या मायने हैं, इसका इंतजार करना पड़ेगा। पर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का दो टूक में शामिल होने के लिए। नमस्कार।